तालियों के साथ सचदेवा जी का स्वागत होना चाहिए, क्योंकि बीजेपी जिस तरीके से और जिस परफॉर्मेंस के साथ लौटी है सर, इसकी उम्मीद शायद किसी को भी नहीं थी। जो आंकड़े थे वो उम्मीद नहीं थी, लेकिन आप संगठन को एक साथ संगठित करके चलते रहे, बीजेपी को संगठित करके चलते रहे। क्या आपके मन में ये था दैट दिस इज गोइंग टू हैपन? सबसे पहले तो मैं भारत 24 के सभी दर्शकों को शुभकामनाएं देता हूं। आपने पहले दिन कहा, पहला शब्द जो कहा कि किसी को उम्मीद नहीं थी, तो मेरे जैसे दिल्ली के लाखों कार्यकर्ताओं को ये उम्मीद थी कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। और किसी भी लड़ाई को जीतने के लिए सबसे पहले खुद का आत्मविश्वास होना बहुत जरूरी है जी। और मुझे ये बात कहने में कोई संकोच नहीं कि जिस पार्टी के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा नेतृत्व हो, जिस पार्टी के पास माननीय गृह मंत्री जैसा एक रणनीतिकार हो, जिस पार्टी के पास राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नड्डा जी जैसे ऐसे व्यक्ति हों जो पिता, पुत्र, भाई, सखा सबकी भूमिका निभाते हों, तो मुझे नहीं लगता कि हमारे लिए कोई काम असंभव था। और इसी विश्वास के साथ दिल्ली में हम लोग ये करने में सफल हुए और इसके लिए आपको बहुत बधाई है। मैं चाहती हूँ एक बार फिर से जरा तालियां बजाइए, क्योंकि जैसा सीएम मैडम जब आई सर, तो मैंने यही कहा, इसके पीछे बीजेपी बहुत मजबूती से लड़ी है और कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक बदलाव की जो उम्मीद थी वो बयार बढ़ी और फिर बीजेपी उसे लेकर के लोगों को साथ लेकर के चली गई। लेकिन सचदेवा सर, अभी जो चुनौतियां हैं वो बीजेपी के पास बहुत सारी है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती जो आपके कंधे पे होगी मेरे ख्याल से वो ये है कि एक साथ संगठन को लेकर के चलना। सरकार बना ली आपने, एक साथ संगठन और सरकार का तालमेल, इसको लेकर के क्या कुछ ब्लूप्रिंट तैयार है सर? देखिए, हम लोग संगठित होकर लड़े, इसलिए सामूहिक नेतृत्व से ये जीत मिली है। ये किसी एक व्यक्ति की जीत नहीं है। नेतृत्व हमारे प्रधानमंत्री का है और उनके दिशा निर्देश के अनुसार हम काम करते हैं। और 23 मार्च 2023 को मेरी घोषणा हुई थी पूर्णकालिक अध्यक्ष में। अभी 3 दिन बाद 2 साल पूरे हो जाएंगे। आपने इन 2 सालों में देखा होगा कि संगठन में कहीं भी आपको बिखराव नजर नहीं आया। तो वो संगठन जो इकट्ठा होकर लड़ सकता है, तो वो संगठन इकट्ठा होकर सरकार भी चलाएगा। और फिर मैंने कहा कि चुनौती, मुझे नहीं लगता कि कोई चुनौती किसी भी, इतने सारे आज हम लोगों ने अवार्ड दिए हैं, अब इन सब ने भी जो अवार्ड लिए हैं इसलिए लिए हैं क्योंकि इनको ये कॉन्फिडेंस था कि ये कुछ कर सकते हैं जी। और जिन 3 महानुभावों का मैंने नाम लिया कि जिनका नेतृत्व हमारे पास है, वो ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी भी लाक्षागृह से निकलने और निकालने का रास्ता जानते हैं। तो हमारे लिए दिल्ली को चुनौती नहीं थी, बस अपने कार्यकर्ताओं को यह विश्वास दिलाना जरूरी था कि हम जीत सकते हैं। और दिल्ली की जनता जिस तरह का शासन पिछले 10-12 सालों में देख रही थी, तो दिल्ली की जनता बदलाव चाहती थी। ये हमें दिखाई देता था क्योंकि हम खुद दिल्ली वाले हैं। हमें पता है कि जिसका जिक्र अभी मुख्यमंत्री कर रही थी, छोटी छोटी चीजों के लिए अगर लोग परेशान हो रहे हैं, सड़क पे चलता हुआ आदमी सुरक्षित नहीं है कि उसे करंट लगेगा वो मर जाएगा, कहाँ गड्ढा आएगा वो डूब के मर जाएगा, तो ऐसी दिल्ली कौन चाहता है? तो हमने तो सिर्फ दिल्ली वालों को उनका दर्द बताया और उस दर्द की दवा के रूप में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चुना है। सर, कांग्रेस ये कह रही है कि ये हार जो है वो अरविंद केजरीवाल की थी और कहीं ना कहीं लोग ये जानते थे कि कांग्रेस अगर जाएगी तो वो बीजेपी के साथ तो जाएगी नहीं, वो तो जब भी जाएगी अगर आंकड़ों के लिए तो वो आम आदमी पार्टी के साथ जाएगी और इसीलिए जनता ने आप पे भरोसा जाहिर किया। आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, कांग्रेस अपनी जो विजिबिलिटी है वो दिल्ली में खो चुकी है और इसलिए कांग्रेस की बातों का कोई बहुत ज्यादा महत्व मुझे लगता नहीं है कि कांग्रेस का जितना वोट बैंक था, जिसको वो अपना वोट बैंक कहते हैं, वो सब तो आम आदमी पार्टी छीन चुकी थी। लड़ाई हमारी थी भ्रष्टाचार के खिलाफ, लड़ाई हमारी थी अहंकार के खिलाफ, लड़ाई हमारी उस आदमी के खिलाफ थी जो ये कहता था कि मोदी जी को अगला जन्म लेना होगा। तो हमने तो उसे इसी जन्म में तारे दिखाए। तो जब अहंकार इतना बढ़ जाए कि व्यक्ति खुद को रावण से भी बड़ा समझने लगे, तो अहंकार रावण का नहीं बचा, तो अरविंद केजरीवाल और वीरेंद्र सचदेवा चीज क्या है? तो किसी का भी नहीं बचेगा। तो हमने तो सिर्फ, मैं फिर एक बात कहता हूं कि दिल्ली वालों को जो सुविधाएं 10-12 सालों में मिलनी चाहिए थी, उसके बदले में दिल्ली को एक ऐसा कुशासन मिला 10 सालों में कि दिल्ली बद से बदतर हुई है। और जैसा मुख्यमंत्री जिक्र कर रही हैं कि बिल्कुल जीरो से शुरुआत करनी पड़ रही है। आज 20 तारीख का 1 महीना हो गया सरकार बने हुए। इस 1 महीने में जितना हमको समझ में आया है कि कितना दिल्ली को सुधारने के लिए, और जिस विकसित भारत की विकसित राजधानी की बात हम कर रहे हैं, उसके लिए तो बहुत लंबा काम करने की जरूरत है।
और मुझे लगता है कि हमारी ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की रेखा गुप्ता के नेतृत्व में अच्छा काम करेगी। इसलिए मैंने सर कहा कि एक तरफ पार्टी को संगठित रहना ये तो आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती और दायित्व भी है, लेकिन दूसरी जो चुनौती है उसका आप जिक्र करते हैं। दिल्ली में यमुना की जो स्थिति है सर, परसों की रिपोर्ट में पढ़ रही थी, 23 सैंपल्स लिए गए हैं, 20 सैंपल्स ऐसे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन का लेवल तो यमुना में बचा ही नहीं है। मतलब कमोबेश वो जो है वो नाला ही है, बहुत कम पोर्शन है जो यमुना का उसमें है। अब इसको साफ करना 3 साल में, गृह मंत्री शाह ने भी कहा कि भाई 3 साल में हम तो एक फ्रंट बनाएंगे, यमुना फ्रंट की तरह तब्दील करेंगे। आपको लगता है कि ये चुनौती से पार बीजेपी जल्द पालेगी? मैं फिर उसी लाइन को दोहराता हूं कि चुनौती उनके लिए होती है जिनके पास शिद्दत और जुनून नहीं होता। आपने कहा कि मैंने यमुना की रिपोर्ट पढ़ी है, मैंने तो उस यमुना की माँ की गोद में जाके खुद डुबकी मार के महसूस किया है कि वहां यमुना की हालत क्या है जी। और मैं ये बात पहले भी कह चुका हूं, आज फिर कहता हूं कि मेरा बचपन यमुना में स्विमिंग करते करते बड़ा हुआ हूं और हमें उस माँ का दर्द पता है। और जिस दिन मैंने वहां डुबकी मारी थी, हमने तो केजरीवाल को भी बुलाया था जो 3-4 बार कह चुके थे कि हम डुबकी लगाएंगे। मुझे नहीं पता था कि मैं ये करने वाला हूं, जब ऐसा कुछ प्लान था। वहां गए और मन में एक भाव आया कि इस माँ की हालत ऐसी है तो माँ इतनी शक्ति देना कि हम तुम्हें निर्मल और अविरल कर सकें। और आज दिल्ली में जो सरकार है, माँ यमुना का बहुत बड़ा आशीर्वाद है उस पर। और माननीय गृह मंत्री ने कहा है 3 साल में, तो मैं आपसे बहुत विनम्रता के साथ कह रहा हूं कि पिछले 1 महीने में लगभग 13 बैठकें सिर्फ यमुना की प्लान की हो चुकी हैं। प्लानिंग वाला जो जितना पक्ष है उसको हम लगभग पूरा कर चुके हैं। और अभी 2 दिन पहले या 3 दिन पहले मुख्यमंत्री ने एक समझौता भी किया केंद्र सरकार के साथ, जिसमें क्रूज चलाने की बात है, क्योंकि वजीराबाद से आगे की यमुना साफ है। वजीराबाद से ओखला तक की जो यमुना है, जिसमें एसटीपी प्लांट जो काम नहीं कर रहे हैं, जो गंदे नाले इसमें सीधा पानी जा रहा है, ट्रीटेड वाटर नहीं हो रहा है, उस पर इमीडिएट काम करने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि हम माँ यमुना से किया हुआ अपना वादा और दिल्ली वालों से जो वादा किया है, इसको साबरमती फ्रंट से खूबसूरत रिवर फ्रंट बनाएंगे। ये आप लिख कर रख लीजिएगा और मैं दोबारा आपके मंच पे आके जिस दिन ऐसा हो जाएगा फिर आके बताऊंगा। सर मैं बहुत ही दिल से आपका इंतजार उस वक्त के लिए करूंगी और जो हमारी जनता है वो भी। एक और सर बहुत बड़ा मुद्दा है दिल्ली का, वो है प्रदूषण का मुद्दा। लेकिन ये डायरेक्टली दिल्ली से इसको निकाल पाएंगे या नहीं, ये कहना भी बड़ा मुश्किल है। हालांकि हमने देखा कि सीएम मैडम में अभी जहां कचरे का ढेर है उसको लेकर के प्रोसेसिंग की बात हो रही है। प्रदूषण को लेकर के क्या करेंगे सर? देखिए, प्रदूषण एक बड़ा मुद्दा है और ऐसा काम नहीं है कि जो 2-3 साल में ठीक हो सकता है। बड़ी ईमानदारी से मैं कह रहा हूँ, प्रदूषण के लिए जो मेन जो रीजन है दिल्ली में वो है डस्ट। और डस्ट जो है वो सड़कों से होता है, साफ सफाई का ध्यान रखने की जरूरत है और सड़कें ठीक होनी चाहिए। पिछले 1 महीनों में हमने लगभग 48 सड़कों का रीकारपेटिंग का काम शुरू किया है और आने वाले 1 साल में दिल्ली में लगभग मेन रोड जो हैं वो पीडब्ल्यूडी की 7000 किलोमीटर की हैं। तो मुझे लगता है हम इसको 1 साल में तो नहीं, लेकिन 2 सालों में पूरी रोड्स को हम इस तरह से कर पाएंगे कि किसी को एक गड्ढा ना मिले उसमें। तो गड्ढा मुक्त सड़क करना जरूरी है और साफ सफाई पे अगर ध्यान देंगे, डस्ट कंट्रोल करेंगे तो पोल्यूशन में कमी आएगी। उसके बाद जो पराली वाला इशू है, अब उसमें बाकी राज्यों की, पंजाब में पराली जलती है हम सबको पता है और अरविंद केजरीवाल इस बात को बहुत बार कहते रहे, लेकिन जब से सरकार आई उन्होंने कहना बंद कर दिया। हरियाणा ने पराली पे अच्छा काम किया है, यूपी अच्छा काम कर रहा है, पंजाब को भी करने की जरूरत है। और उसके साथ साथ अब दिल्ली की जनता को भी समझना पड़ेगा कि हमको कम्युनिटी सर्विसेज में जाना पड़ेगा। एक घर में 4-4, 5-5 गाड़ी हैं अगर, तो आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि आपको कितनी जरूरत है। और दिल्ली को अब धीरे धीरे इलेक्ट्रिक व्हीकल पे शिफ्ट होना पड़ेगा। हमने बसेस को करना शुरू किया है, ऑटो को करना शुरू किया है, टैक्सी सीएनजी पे उनको भी इलेक्ट्रिक पे जाएंगे। तो अंततः भविष्य उस तरफ ही जाना है और जब ये सब चीजें होंगी तो मुझे लगता है हम पॉल्यूशन पे भी कंट्रोल पा सकेंगे। अब सर आम आदमी पार्टी के टूवर्ड्स पे चलते हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने एक बार भरी मंच से कहा था कि बीजेपी इस जन्म में तो नहीं आएगी दिल्ली में। क्या लगता है उनकी हार की वजह क्या बनी? और उनकी ही नहीं, मनीष सिसोदिया हो गए, जितने भी जो प्रोमिनेंट लीडर्स। मैं उनके शब्दों को पुनः दोहराता हूँ। उन्होंने ये कहा था कि मोदी जी मुझे इस जन्म में नहीं हरा सकते जी। तो मोदी जी के छोटे से सिपाहियों ने ये काम करके दिखा दिया।
और दिल्ली की जनता को मैं बधाई इस बात की देता हूं कि पूरे विश्व, पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व को सराहा जाता है, उन पर विश्वास व्यक्त किया जाता है। तो दिल्ली की जनता भी इससे क्यों अछूती रहती है? उन्होंने भी अपना भरोसा माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व को दिया है। आम आदमी पार्टी के हारने की 2-3 कारण हैं। उनके पास गुड गवर्नेंस नाम की कोई चीज नहीं है। उनका जो गवर्नेंस मॉडल, मैं इसलिए गवर्नेंस मॉडल भी कह रहा हूं, लेकिन वो गवर्नेंस है नहीं। उनका जो मॉडल था वो सिर्फ झूठ पे था, चोरी पे था और भ्रष्टाचार पे था। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, उनके किसी भी नेता को यहां बिठा लीजिए, कोई एक विभाग दिल्ली सरकार का बता दें जिसमें उन्होंने चोरी नहीं की हो। कल सत्येंद्र जैन के खिलाफ ये फाइल दबा के रखी अरविंद केजरीवाल ने। सीसीटीवी कैमरे में अगर 7 करोड़ की रिश्वत लेकर आप कैमरे लगा रहे हैं, और मजे की बात है अभी सीसीटीवी कैमरों की जांच होनी है। सीसीटीवी कैमरे में जो हार्ड ड्राइव लगनी चाहिए उसके बदले में आप आउटडेटेड हार्ड ड्राइव लगा के उन चीजों को लगा रहे हैं क्योंकि आपको पैसा खाना है। तो अब तो एसीबी जांच कर रही है, एफआईआर दर्ज हुई है, ये जांचें खुलेंगी। ये एक डिपार्टमेंट नहीं है। उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया, उन्होंने बच्चों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया, उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया। कौन सी ऐसी सरकार होती है जो अपने ही सरकारी अस्पतालों में नकली दवाइयां देती है क्योंकि पैसा कमाना है? यहाँ इतने सारे डॉक्टर्स को हमने अवार्ड दिया है, इन सबको पता है कि मेडिसिन जो है उसकी एक्सपायरी डेट होती है, और जिस डेट पे वो मेडिसिन एक्सपायर होने वाली हो, 15 दिन में, 20 दिन में, उस समय उस दवाई की कीमत उस मेडिसिन वाले को भी पता है कि मेरे लिए कूड़ा है, तो वो कूड़े के भाव देता है। ये वो दवाइयां खरीद के हॉस्पिटल में देते थे कि मरीज मरता है तो मर जाए। तो ईश्वर ने इनको करने का फल दिया है। चोरी, भ्रष्टाचार, लूट का शासन कहीं नहीं चलता। हिटलर का नहीं चला तो अरविंद केजरीवाल तो चीज क्या है? तो दिल्ली वालों ने तो न्याय किया है, मैं तो, मेरा मानना ये है। लेकिन वो आप पे आरोप लगा रहे हैं, एक तो वोटर लिस्ट को लेकर, दूसरी बात कह रहे हैं कैग रिपोर्ट जो आप जनता के सामने पेश कर रहे हैं वो बीजेपी ने खुद से ही बनाया है, वो ये कह रहे हैं। अगर इतना सा भी उनको ज्ञान होगा, ये सीएजी रिपोर्ट हर सरकार की होती है, हर राज्य में बनती है, और हर सीएजी का उनका काम ही ऑडिट करना है, और वो सरकारी संस्था है, वो किसी व्यक्ति विशेष की संस्था नहीं होती। आज बीजेपी की सरकार आई है तो हमारा भी सीएजी ऑडिट होना है। हमको मालूम है कि 1 साल बाद हमारा भी ऑडिट होना है। लेकिन आप रिपोर्ट्स को विधानसभा पटल पे नहीं रखोगे, 2-2, 3-3 साल उसको छुपा के रखोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपकी चोरी पकड़ी जा रही है। तो सच तो सामने आना ही था। अभी तो 2 रिपोर्ट आई हैं, अभी तो 10 और आनी है जी। और उसके बाद मैं फिर कह रहा हूं कि जमानत पे छूटा हुआ हर अपराधी अपने मुकाम तक जाएगा। जिसने दिल्ली का एक एक पैसा लूटा है उससे एक एक पाई वसूली जाएगी, ये मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं। सर, परसों ही आपने कहा कि ये तो बस शुरुआत है, अभी आप आगे देखिए होता है क्या होने वाला है। हम तो विकास की बात कर रहे थे, आप पता नहीं कौन थी शुरुआत की बात कर रहे हैं। मैं सिसोदिया जी के बारे में बात कर रही हूँ सर। मैंने अभी कहा कि जमानत पे छूटा हुआ हर अपराधी अपने मुकाम तक जाएगा। तो सिसोदिया या कोई और हो, मुझे किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है, कोई अलग नहीं है। जिसने चोरी की है, जिसने भ्रष्टाचार किया है, जिसने दिल्ली का विश्वास तोड़ा है, जिसने दिल्ली को लूटा है, उसको उसकी सजा मिलेगी। जिसने नहीं किया उसे डरने की जरूरत नहीं है। आतिशी जी कह रही हैं सर कि अब जो वादे आपने किए हैं उसको पूरा करने का समय आ गया है, तारीख बड़ी नजदीक है। उन्होंने गिनवा भी दिया कि भाई आपको पैसे भी देने हैं, आपने जो वादे किए हैं दिल्ली की जनता से अब जल्दी पूरा कीजिए, नया मापदंड मत बनाइए। पूरी आम आदमी पार्टी जमानत लेने के लिए तारीखें याद करती थी कोर्ट में कि अब कौन सी तारीख हमें अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो उनको तारीख याद करने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी, रेखा गुप्ता की सरकार दिल्ली में काम करने के लिए आई है, और किसी भी सरकार को थोड़ा समय मिलना चाहिए। अभी 27 सालों के बाद बीजेपी दिल्ली में आई है, तो प्रशासन में जो लोग हैं, और इसमें वो लोग भी हैं जिन्होंने अभी तक, आज की तारीख तक भी वो अपनी आका का नमक का हक अदा कर रहे हैं, तो उनको भी आइडेंटिफाई किया जा रहा है। फाइलें आज भी इधर उधर होती हैं, तो उनकी जवाबदेही सुनिश्चित करना और कामों को सही अंजाम तक लेके जाना समय सीमा के अंदर, एक प्लान के हिसाब से हमारी सरकार काम कर रही है। तो आतिशी जी से मेरा सिर्फ इतना निवेदन है कि थोड़ा धैर्य रखें। आप लोगों ने 10-11 साल दिल्ली को देखा है, तो हमें कम से कम 10-11 महीने तो दीजिए कि हम आपको दिखा सके कि हमारे डिलीवरी प्रोसेस क्या है। सर, 2 आखिरी सवाल मैं आपसे और पूछूंगी। पहला सवाल ये है कि एमसीडी तो अब आम आदमी पार्टी के पास है, अब सरकार आपकी है, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि फिर वही वाला खेल होगा जो अब तक होता रहा? वो अरविंद केजरीवाल कहते रहे कि भाई एमसीडी काम नहीं करने दे रही हमको, वो कहते रहे कि सरकार की तरफ से नहीं दिया जा रहा है, ये तमाम तरह की बातें हो रही थी।
जो हालत अरविंद केजरीवाल ने नगर निगम की थी, मैं बहुत विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि हमारा ऐसा कोई हमें दिल्ली को बेहतर और विकसित भारत की विकसित राजधानी बनाना है। एमसीडी में कौन है हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें उनको पैसा देना है तो हम पैसा भी देंगे। और अभी आज 1 महीने में स्वच्छ भारत अभियान के तहत 192 करोड़ हम उनको दे चुके हैं, 192 करोड़। तो हम ये चाहते हैं कि काम होना चाहिए, किसके पास है किसके पास नहीं हमें इससे मतलब नहीं है। और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं कि आपने कहा एमसीडी में वो बहुमत में है, आज अगर बहुमत करा लीजिए तो एमसीडी में उनके पास बहुमत नहीं है, लेकिन तब भी हम उनको नहीं छेड़ रहे। हम उनसे कह रहे हैं आप काम करते रहिए, क्योंकि हमें तो काम से मतलब है। हमें दिल्ली की सड़कें साफ चाहिए, हमें दिल्ली का सीवर सिस्टम ठीक चाहिए, हमें दिल्ली में ट्रैफिक समस्या दूर करनी है, दिल्ली में पार्किंग के नए स्लॉट्स बनाने हैं। हमारा फोकस दिल्ली को विकसित राजधानी बनाना है, कौन कहां पर है उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। एक सर आखिरी सवाल आपसे, और ये सवाल दिल्ली से इतर है, लेकिन मैं जवाब चाहूंगी आपसे। सीएम फेस को लेकर के बीजेपी हमेशा सरप्राइज करती है। बिहार में आने वाले दिनों में चुनाव है, क्या तैयारी है आपकी, और क्या वहां पे आप सरप्राइज करने की तैयारी तो नहीं कर रहे? बिहार के सीएम तो सबको मालूम है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, और निस्संदेह भारतीय जनता पार्टी वहां सरकार बनाने जा रही है, एनडीए की सरकार बनेगी। तो जो केंद्र के निर्णय है वो सबको पता है, और बिहार छुपा हुआ नहीं है। बिहार में हमारा चेहरा सामने है, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। वही सीएम बनेंगे, आरजेडी पूछ रही है। मैं कह ही रहा हूं ना जी कि उनके नेतृत्व में चुनाव, जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है तो निस्संदेह वही बनता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र सचदेवा जी, आपने अपना समय दिया। थैंक यू सो मच।